जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाते हैं। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जीव विज्ञान का सिलेबस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको लगातार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करवाई जा रही है। ना केवल आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, बल्कि आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रश्न और मॉडल पेपर भी हल करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो में कोई असुविधा होती है तो प्लीज़ कमेंट करें, अपनी राय दें, ताकि आपकी समस्या को अगले वीडियो में सुधारा जा सके। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और हमारा वीडियो बनाना सार्थक साबित हो सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का मॉडल पेपर और साथ ही साथ आपको सिलेबस का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 9, 10, 11, 12 और बीएससी, बीकॉम, एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बहुत सारी जानकारियाँ जितने सिलेबस का मैंने नाम बताया आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध होने वाली है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टा या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी हमारी है, फेसबुक की आईडी JDR स्टडी क्लासेस, जबकि इंस्टा की आईडी JDR क्लासेस है। आप वहां जाके आपको ज्ञान का भंडार मिलने वाला है। और आपसे निवेदन है, फेसबुक ग्रुप से जब कभी भी जुड़ें तो कृपया अभद्र टिप्पणियाँ ना करें, क्योंकि वो एक सोशल साइट्स है। वहाँ पे आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। अच्छी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। समस्या कोई है तो उसका समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले आपको 2 पार्ट जीव विज्ञान के समझाए जा चुके हैं। आशा करता हूँ आपने देखा होगा, लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा और आपके लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, या फिर लगा होगा आपको कि वो अच्छा है तो आपने उसे डाउनलोड भी किया होगा। अब फ़िलहाल शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो, है ना। तो क्या कहता है, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, रुधिर परिसंचरण के बारे में। ठीक है, वीडियो स्किप ना करें। रुधिर परिसंचरण के बारे में, रुधिर को मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, है ना। हालांकि इसका वीडियो भी पहले ही देखिए, मैं आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो भी नाम के साथ कि कौन सा किस चीज़ का लिंक है। आप वहां से जाके जानकारियां पढ़ लिया करें। अगर आपको डीपली, ज़्यादा गहराई से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, तो वह लिंक से आप वहां जाके पढ़ लेंगे। वो चीज़ें पहले भी पढ़ाई जा चुकी है। ब्लड भी आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, रुधिर परिसंचरण भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन अभी आपको आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो फटाफट अंदाज में हम पढ़ते हैं रुधिर परिसंचरण, कैसे काम करता है ह्यूमन, है ना, कैसे काम करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांट के समझ सकते हैं। आप पहले में किसको रखेंगे, सबसे पहले आप हृदय को रखेंगे, है ना। अभी मैं आपको हृदय के बारे में बताऊंगा। दूसरे में आप इसे डिवाइड कर दीजिए, है ना, धमनी, सिर, है ना, रुधिर वाहिकाओं में, रुधिर वाहिकाओं में। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कैसे काम करता है हमारा हृदय। तो आप जानते हैं, है ना। अब शुरू करते हैं, फटाफट ध्यान से पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोई समस्या है तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए,
हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, जो सर्कुलेशन है, जो हमारा रुधिर परिसंचरण है कैसे काम करता है, उसमें बेसिकली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है ना, सबसे पहले क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। हार्ट के बारे में जान जाते हैं कुछ चीज़ें, हृदय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए जो हमारा हृदय होता है वो 4 वेसमी होता है। हमारा जो हृदय होता है वो क्या होता है, 4 वेसमी होता है। 4 वेसमी का मतलब हमारा हृदय 4 भागों में, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो हमारे हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऊपर के जो 2 होते हैं उन्हें बोला जाता है अलिंद। क्या बोला जाता है, अलिंद, है ना। 2 अलिंद होते हैं, जबकि 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय। इधर वाले को बोलते हैं बायां अलिंद या फिर बायां निलय, इधर वाले को बोलते हैं दायां अलिंद या फिर दायां निलय। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किसके द्वारा, पल्मोनरी कपाट के द्वारा। पॉइंट एक समझते चलिएगा, है ना, पल्मोनरी कपाट के द्वारा। पल्मोनरी कपाट की खासियत क्या होती है कि ऊपर से जब अलिंद से ब्लड, है ना, जब अलिंद से ब्लड निलय की तरफ आता है तो ये नीचे की तरफ खुल जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ ये नहीं खुलता। मतलब कभी भी जो ब्लड होगा ना वो अलिंद से निलय की तरफ तो आएगा, लेकिन कभी भी निलय से वो अलिंद की तरफ नहीं जाएगा। ये खासियत होती है पल्मोनरी कपाट की। तो और जानकारी समझते हैं। हमारा हृदय 4 वेसमी होता है, मतलब मनुष्य का हृदय 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अलिंद और निलय के बीच एक कपाट होता है, एक वाल्व होता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी कपाट। मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के आकार के भूरे रंग का होता है, जो हमारे बाएं साइड में होता है ना। ये क्या काम करता है, हृदय क्या काम करता है, रुधिर को पंप करने का काम करता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी भी ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, अगर पूछा जाए कि ब्लड कहाँ रहता है तो आप कभी भी हार्ट नहीं बताएंगे, आप कभी भी हृदय नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ब्लड हृदय में रुक गया ना तो हार्ट अटैक हो जाएगा, व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो कभी भी अगर आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है हृदय में, क्या हृदय में खून रुकता है, बिल्कुल नहीं रुकता, आता वो पंप करता छोड़ देता है। अगर वो रुक गया ना, हृदय भारी हो जाएगा और व्यक्ति की मौत हो सकती है। बात करेंगे वजन कितना होता है हृदय का, तो हृदय का वजन एक सामान्य, एक वयस्क पुरुष के हृदय का वजन जो होता है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, है ना, उसका वजन कितना होता है, 300 ग्राम का। नहीं कहते हैं 250 ग्राम का कलेजा, है ना, तो 250 ग्राम नहीं 300 ग्राम वजन होता है हमारे हृदय का। समझ रहे हैं। अब समझ लेते हैं इसके बारे में। हृदय समझ में आ गया। हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, उनके बीच में एक वाल्व होता है जिसे पल्मोनरी कपाट बोलते हैं, है ना, जो हमेशा नीचे की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ कभी नहीं खुलेगा। वजन कितना होता है हमारे हृदय का, हमारे हृदय का वजन होता है 300 ग्राम, है ना। किस साइड में होता है, हृदय हमेशा बाएं साइड में होता है, ठीक है। और कितना वजन होता है, 300 ग्राम का, भूरे रंग का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये केवल क्या काम करता है, रुधिर को केवल और केवल पंप करने का काम करता है। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि हृदय में खून रुकता है। हाँ, अगर बात आ जाएगी ब्लड रुकता कहाँ है तो आप कहेंगे प्लीहा। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि बच्चों में जो खून होता है वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों में कहाँ बनता है, बच्चों में बनता है लीवर में, जबकि बड़ों की बात करें तो बोन मैरो, है ना, बोन मैरो, या फिर जिसे बोला जाता है हिंदी में अस्थि मज्जा, है ना। वयस्क में ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। जबकि बच्चों में कहाँ बनता है, तो बच्चों में कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। मनुष्य में खून रहता कहाँ है, प्लीहा में रहता है। मनुष्य में जो ब्लड, जो वयस्क हो जाते हैं उनमें खून इकट्ठा कहाँ होता है, प्लीहा, जिसे तिल्ली के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। बच्चों में कहाँ रहता है, तो बच्चों में लीवर में रहता है, जब वो भ्रूण में हो। ये चीज़ याद रखेंगे। ये बच्चों का मतलब किससे है, भ्रूण से है। भ्रूण जानते हैं ये किसे कहते हैं, जब तक कोई जीव पैदा नहीं हुआ होता, मतलब आज ही वो पैदा होने वाला, 1 घंटे पहले तक वो भ्रूण है, वो 1 मिनट पहले तक भी वो भ्रूण है। जब तक कि वो पैदा ना हो जाए तब तक वो भ्रूण है, पैदा हो गया तो वो बच्चा है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते भाई, है ना।
रुधिर वाहिकाओं। अब क्या काम हुआ भाई, अब हृदय हमारा पंप कर दिया, अब उसे ले जाने का काम कौन करेगा, है ना। रुधिर परिसंचरण का प्रॉफिट क्या है कि हमारे शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाएगा, वो ले जाने का काम कौन करता है, तो ये वाहिनियाँ करती हैं, वाहिकाएँ करती हैं, है ना। कितने तरीके की वाहिकाएँ होती हैं वो हमें पढ़ना है। तो पहली है हमारी धमनी। पहली क्या है, धमनी। धमनी क्या होती है अब हम वो समझते हैं, है ना। धमनी क्या होती है, कैसे पहचान होती है धमनी की। पहली पहचान, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। पहली पहचान, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। जो शुद्ध रक्त होता है वो किस में बहता है, धमनी में या सिरा में, तो याद रखिएगा धमनी में। धमनी किस रंग की होती है ना, धमनी किस रंग की होती है, लाल या फिर नीला, तो वो कैसी होती है, लाल। और जो ऑक्सीजन रहित होता है, जो सिरा होती है वो किस कलर की होती है, वो होती है आपके नीले कलर की। याद रखिएगा धमनी की दीवार हमेशा, जो धमनी होती है ना, ये बहुत मोटी होती है। जब कोई हाथ की नस काटता है ना, वो किसको काटता है, वो सिरा को काटता है, धमनी नहीं काटता। धमनी हमेशा मोटी होती है और वो मांसपेशियों, ये ना, ये हमारे चमड़े के बहुत ज़्यादा गहराई में होती है। आप ऐसे गर्दन करते हैं ना, ये वाली देख रहे हैं कि नहीं, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है बाबू, ये धमनी है। ये क्या है, धमनी है। धमनी हमेशा मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि हृदय जब खून को पंप करता है वो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है। आप जानते हैं कितना दबाव होता है, 80 से। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 से 120 एटमॉस्फेयर, है ना। आप देखते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा दबाव के साथ आता है, जिसकी वजह से उसकी दीवार, जो धमनी होती है, इसकी दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी होती है। अगर ये पतली होती है ना, तो हृदय जब कभी भी पंप करता तो वो क्या होता, वो धमनी फट जाती, वो नली फट जाती है और ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटेड सिस्टम जो है वो हमारा काम करना बंद कर देता, सूचनाओं का आवागमन रुक जाता और व्यक्ति की मौत हो सकती थी, है ना। तो जो धमनी होती है वो हमेशा मोटी होती है। पहली पहचान, धमनी जो ब्लड को क्या करती है, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाती है। ये पॉइंट याद रखना, धमनी ब्लड को कहाँ से, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाती है। जबकि इसका दूसरा अपोजिट जो होता है वो होता है सिरा, है ना। तीसरा भी मैं आपको लिख ही देता हूँ, धमनी, सिरा, और तीसरा धमनी, सिरा, और तीसरा वाहिनियाँ। भैया चल जाओ, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है बाबू वाहिनियाँ। अभी समझो, धमनी कैसी होती है, मोटी। सिरा क्या होती है, पतली, ठीक है। अब धमनी जो ब्लड को कहाँ से लेके जाती है, हार्ट से कहाँ लेके जाती है, बॉडी की तरफ। जबकि सिरा बॉडी से कहाँ लेके जाती है, हार्ट की तरफ, है ना। समझ रहे हैं, धमनी में कौन सा रक्त होता है, शुद्ध होता है। कौन सा रक्त होता है, शुद्ध। इसमें कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध। समझ रहे कि नहीं। अब एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, पल्मोनरी, ये अपवाद है, पल्मोनरी धमनी जो आपके हार्ट से, है ना, कौन सा, जो अशुद्ध रक्त लेके आती है, ये याद रखिएगा। और इसका दूसरा, इसका भी सेम पल्मोनरी धमनी। इसकी खासियत क्या होती है कि ये क्या काम करती है ना, आप पल्मोनरी सिरा। आप जानते हैं धमनी में शुद्ध रक्त होता है, सिरा में अशुद्ध होता है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां धमनी में कौन सा रक्त बहता है ना, अशुद्ध रक्त बहता है। सिरा में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध बहता है। इसका भी वीडियो पहले ही अपलोड है, वो विस्तार से आपको समझाया गया है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये था धमनी और सिरा। अब देखो बाबू, धमनी सिरा हो गया। देखिए इसका रंग कैसा होता है, धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। जबकि इसका रंग कैसा होता है, सिरा का रंग कैसा होता है, नीला, क्योंकि इसमें O2 नहीं होता, ये अशुद्ध होता है। अब देखिए एक पॉइंट और समझ लो भाई, जो शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त में खासियत क्या होती है, सारी खासियत यही है। अशुद्ध रक्त का मतलब ऐसा थोड़ी तो कि गंदा हो गया, मटमैला हो गया, नहीं।
ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है उसमें, तो वो क्या है, अशुद्ध रक्त है ना। ऑक्सीजन है तो वो क्या है, शुद्ध रक्त है। ऐसा नहीं है कि भाई शुद्ध है तो चलो भैया है ना गंदा हो गया, अशुद्ध है तो गंदा नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शुद्ध अशुद्ध में बस केवल ये याद रखिएगा, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन रहित है ना, मतलब ऑक्सीजन सहित, और इसका मतलब ऑक्सीजन रहित। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो अशुद्ध है। वाहिनियाँ आप समझिए, सबसे देखिए सबसे मोटी कौन सी होती है, धमनी। सबसे पतली कौन सी होती है, सिरा। अब हर जगह धमनी सिरा तो पहुंचेंगी नहीं, है ना। आप देखते हैं ना खोपड़ी वगैरह में कभी कभार जब कभी फिगर दिखाया जाता है तो पतली पतली नसें दिखाई जाती हैं, वो क्या होती हैं, वो होती हैं वाहिनियाँ। जहाँ धमनी और सिरा नहीं पहुँचते वहाँ कौन पहुँचता है, वहाँ पहुँचती हैं वाहिनियाँ। ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, है ना। और ये वर्ज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ है ना, आवश्यक पोषक पदार्थ को एकदम कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वाहिनियां करती हैं। तो ये था आपका रुधिर परिसंचरण का कुछ पार्ट। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, है ना। हृदय तो हम समझ ही गए, अब हम ब्लड प्रेशर तो जानते ही हैं कि रुधिर दाब कितना होता है, रुधिर दाब कितना होता है ना, ब्लड प्रेशर ठीक है 80 से 120। आप जब कभी भी अपना बीपी चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको यही ना देखता है, देखिए जब वो पंप करता है ना, आप देखा करें मैक्सिमम कितना जाता है। एक वीडियो में उसका भी आपको दिखा दूंगा कभी, है ना, ब्लड प्रेशर मशीन के साथ आपको कभी दिखाऊंगा उसका, कि जब वो मैक्सिमम कितना जाता है। बीपी चेक करने का सबसे आसान तरीका आप भी चेक कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि किस प्रकार से आप अपना ब्लड टेस्ट कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। बशर्ते जो जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं, जो जो चीज़ें बताई हैं वो आपके पास मौजूद हो, तो आप अपना ब्लड टेस्ट खुद ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत नहीं है ना। जितनी चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं वो आपको चाहिए, तो आप स्वयं चेक कर सकते हैं, है ना। बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, तो यही होता है भाई, बीपी क्या होता है ना कि हमारा हार्ट कितनी स्पीड से पंप कर रहा है ना, वही हमें देखना है, ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है कि लगातार अगर आप काम करते हैं तो आपका बीपी जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हृदय की गति पे ही तो काम करता है ब्लड प्रेशर। जितना तेजी से आपका हृदय पंप करेगा आपकी बीपी उतनी हाई, जितना स्लो काम करेगा बीपी लो। बस यही है, समझ लीजिए, विस्तार से ज़्यादा नहीं है ना। आगे बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं बाबू रुधिर के बारे में, है ना। हम रुधिर के बारे में बात करेंगे। रुधिर क्या है, रुधिर ब्लड, जिसे हम ब्लड के नाम से भी जानते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर में केवल ब्लड ही एक ऐसा ऊतक है जो लिक्विड फॉर्म में है, जो तरल अवस्था में है ना। इसीलिए पूछा जाता है कि तरल संयोजी ऊतक है, बिना सोचे समझे ब्लड, खून, रुधिर, रक्त, कहीं भी लिखा हो फटाक से मार के आइएगा, हाँ। हमारे शरीर में केवल रुधिर ही एक ऐसा ऊतक है जो हालांकि प्लाज्मा है, लेकिन है ना, प्लाज्मा भी है, लेकिन प्लाज्मा जो है वो रुधिर में ही पाया जाता है। आगे हम जानेंगे उस बात को, है ना। तो रुधिर को बोला जाता है तरल संयोजी ऊतक। क्यों बोला जाता है तरल संयोजी ऊतक? संयोजी ऊतक का मतलब वह ऊतक जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है, उसे हम जानते हैं संयोजी ऊतक के नाम से। तो जो ब्लड होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से। जो हम ब्लड को समझना चाहें तो रुकिए, कलर चाक ले लेता हूँ दूसरे कलर का, फिर मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, है ना। तो जो ब्लड है, समझिए, जो हमारा ब्लड है वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है। तो जो हमारा ब्लड है उसमें पाया जाता है दो चीज़ें, प्लाज्मा, है ना, और कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। इसको विस्तार से समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, है ना। तो जो हमारा ब्लड होता है वो कैसे बनता है, कैसे काम करता है, तो चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। उम्मीद करूंगा ये डायग्राम आपके दिमाग में फीड हो जाएगा ना। ब्लड दो चीज़ें, ब्लड दो चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, 60 से 65%, मैं 60 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो होता है रुधिराणु कितना होता है, कितना परसेंट बचा, 40। ये देखिए रुधिराणु कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया। अब रुधिराणु को आगे चल के हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे।
रुधिराणु आपके शरीर में कितनी होती हैं? 3। आप जानते हैं इनके बारे में, कौन कौन सा? RBCs, WBC और तीसरा प्लेटलेट। ठीक है बाबू, अभी देखो, है ना, प्लेटलेट डायग्राम पहले बना लीजिए, फिर उसको मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, जो हमारा ब्लड है भाई, ब्लड में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। प्लाज्मा, रुधिर का 60% भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा। याद रखिएगा, प्लाज्मा कैसा होता है? निर्जीव होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? निर्जीव। जबकि रुधिराणु कैसे होते हैं? सजीव, है ना। तो जो ब्लड होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु, है ना। रुधिराणु क्या होते हैं? रुधिराणु क्या होते हैं? उन्हें 3 भाग में हम समझ सकते हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट। फुल फॉर्म समझ लीजिए। R का मतलब होता है रेड, ब्लड का मतलब रक्त। C से देखिए कहीं कहीं कार्पल्स, आप सेल्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब लाल रुधिर कणिकाएँ, है ना, या फिर कोशिकाएं। और दूसरा है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं। और तीसरा होता है प्लेटलेट। ठीक है, अभी समझिए। तो RBC क्या काम करता है, WBC क्या काम करता है, प्लेटलेट क्या काम करता है। ठीक है, चलिए। तो जो RBC जो होता है बाबू ने, इसकी जो संख्या होती है वो होती है 50 लाख। कितने दिन तक जीवित रहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नीचे का मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान से दिमाग में कई गांठ मार लीजिएगा कि मनुष्य के ब्लड में जो RBCs की संख्या होती है वो कितनी होती है? 50 लाख होती है। कितने दिन तक वो जीवित रहती है? RBCs का जीवन काल बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि RBCs का जीवन काल कितना होता है। तो RBCs का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि 120 दिन के बाद आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लगभग 4 माह के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपकी RBCs खराब हो जाने वाली है, मर जाएगी। उससे अच्छा है आप उसे क्या करें? डोनेट कर सकते हैं। बात करेंगे आगे WBCs के बारे में, वाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में बात करेंगे, इसकी संख्या के बारे में। तो WBCs की जो संख्या होती है वो होती है आपके शरीर में 10,000। कितनी होती है? 10,000। कितने दिन तक जीवित रहती है? 4 दिन तक आपकी ये जो WBCs होती है ये जीवित रहती है। अगर बात करेंगे तीसरा प्लेटलेट के बारे में, तो इनकी जो संख्या होती है वो 2 लाख होती है। जब आपको टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू वगैरह होता है तो डॉक्टर आपका चेक करता है प्लेटलेट कितनी है, 2 लाख तक होती है। इसका जो जीवन काल होता है वो 1 सप्ताह तक होता है, यानी कि 7 डेज तक होता है। इसके बाद ये भी क्या हो जाती है? मर जाती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गई। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद रखेंगे कि आप कभी कभार पूछा जाता है कि सर जो हमारा ब्लड होता है वो शरीर के अंदर जम क्यों नहीं जाता? भाई शरीर के बाहर आता है तो वो जम जाता है। ब्लड क्लॉटिंग जिसे रुधिर का थक्का बोलते हैं, किसकी वजह से बन जाता है? तो किसकी? प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन की वजह से रुधिर का थक्का बनता है। लेकिन ऐसा क्या है कि रुधिर का थक्का क्यों नहीं बनता? तो हेपेरिन, है ना, कहीं कहीं हेपेरिन देता है, कहीं कहीं हेपेरिन देता है। हेपेरिन और फाइब्रिनोजन नामक 2 प्रोटीन होते हैं जो शरीर के अंदर रुधिर का थक्का बनने से रोकते हैं। जबकि शरीर के बाहर जो ब्लड होता है वो आके थक्का किसकी वजह से बनता है? वो बनता है प्रोथ्रम्बिन की वजह से। प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन की वजह से रुधिर का थक्का बन जाता है। समझ गए? बाकी बहुत ज़्यादा विस्तार से ब्लड की जानकारी मैं आपको लिंक दे दूंगा बाबू, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो लिंक मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको पढ़ लीजिएगा। समझ गए? तो क्या काम करता है RBCs, कैसे काम करता है WBCs, कैसे काम करता है प्लेटलेट, वो ब्लड वाले चीज़ में बताई गई है ना। कैसे RBCs अलग है, कितने प्रकार की WBCs है, प्लेटलेट कैसे काम करती है, RBCs कैसे काम करती है ना, RBCs का आकार कैसा होता है, ये सारी चीज़ें ब्लड वाले वीडियो में पहले ही पढ़ाई गई हैं। आप वहाँ से जाके ये सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका पार्ट 3। अब चौथे पार्ट में हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से।
कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है ना। आनुवांशिकी बचा हुआ है आपका, इसके बाद आपका बायोलॉजी भी खत्म हो जाएगा। फिर हम हिंदी व्याकरण से जुड़ेंगे, फटाफट अंदाज में पढ़ेंगे फटाफट, है ना। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, टेक केयर, ध्यान से पढ़िए। जय हिंद।